जैसे ही प्रसारण समाप्त हुआ उसी समय हमास ने एश्कलोन बेस पे दोबारा फायर किया और रात में यह खबर आई और सुबह हमने दी। उसके बाद आज सुबह यमन ने फिर हमला किया, यानी सुबह यमन, शाम को हमास। दोनों तरफ से जो इजराइल का बढ़ता दो सपन है, जो एक नाइटमेयर इजराइल का है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और उस पर सोने पे सुहागा तब हो गया जब हिजबुल्लाह ने मेतुल्ला पे आज फिर से मार दिया। हालांकि उसको लेके हिजबुल्लाह का जो बयान आया है वो दो तरफा है। उसमें जैसे इजराइल करता है, कई बार स्ट्राइक करने के बाद डिनाई करता है, हिजबुल्लाह ने भी कहा कि शायद कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंटली कर दिया हो और वैसे भी बड़े प्रिमिटिव रॉकेट लॉन्चर्स साउथ लेबनान से डिस्कवर हुए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरीके से ट्रिक करके इजराइल को फंसाया है, इजराइल अभी शुरू ही कर रहा था लेबनान बॉर्डर पे अपने रेजिडेंट्स को ले जाके वहां बसाने की जो एक प्रक्रिया उसको शुरू ही कर रहा था। और मेतुल्ला जिसपे जो पूरा खाली हो चुका है, जिसको लेके अब तो जानते हैं कि जब युद्ध चल रहा था हिजबुल्लाह से इजराइल का, तो 5 लाख लोग उत्तरी इजराइल से विस्थापित हुए थे। उनमें से काफी लौटने लगे थे, दोबारा उनमें विस्थापन शुरू हो गया क्योंकि मेतुल्ला में हिजबुल्लाह ने कम से कम महीनों बाद एक स्ट्राइक कर दी और ऐसी स्ट्राइक की है जिसको लेके एक दहशत है। पूरे मेतुल्ला का जो मेयर है उसने कह दिया कि अब हम इजरायली आर्मी की भी नहीं सुनेंगे, हम तुरंत इस पे विड्रॉ कर रहे हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज यानी 22 मार्च 2025। और देखिए, कल जो वीडियो था वो उतना अच्छा नहीं गया, परसों जितना गया था। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग जैसे ही ये वीडियो आपके नज़र में आए वैसे ही इसमें तुरंत 5 से 10 हजार लोग जो शुरू के हैं वो तुरंत इसमें आ जाएं एक झुंड की तरह। और इसमें देखिए, इसको बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है यूट्यूब की, अब वो सस्पेंड तो नहीं कर सकता लेकिन वो रीच कम कर सकता है। अब देखिए, हम सीधे खबरों पे आते हैं। अभी तक 18 मार्च को इजराइल ने बमबारी गाजा की शुरू की। उसके बाद आज यानी 22 मार्च तक 634 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 172 घायल हुए हैं। और आज भी कम से कम 16 फिलिस्तीनी मारे गए और कई घायल हैं। पूरे इलाकों में खान यूनिस से लेके बेत लहिया तक में इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया, लेकिन उसका जवाब भी उसको मिला क्योंकि हमास ने आज फिर जो एश्केलॉन पे उसने कल शाम को जो एक स्ट्राइक की थी दूसरी, उसके बाद यमन ने जो आज सुबह स्ट्राइक की जिससे पूरा एक अफरा तफरी जेरूसलम में भी मची और जिससे तेल अवीव के बिन गुरियन एयरपोर्ट तो बंद हो गया, बाकायदा बंद हुआ। तो वो जो पूरी एक सिचुएशन है उसकी वजह से आज जब इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया गाजा पे और फिलिस्तीनी सिविलियंस का कत्ल किया, तो उसका जवाब हमास ने दिया नेज़रीम एक्सेस पे हमला करके। और नेज़रीम एक्सेस के अलावा नाब्लस में, ये जेनिन में भी एक हमला हुआ है बड़ा। जेनिन यानी वेस्ट बैंक में एक बड़ा हमला हुआ है। नेज़रीम एक्सेस में भी कई राउंड गोली चली और इजरायली फोर्सेस को वहां से पीछे हटना पड़ा। मैं बार बार कह रहा हूं, नेज़रीम एक्सेस पे जो इजराइल का दावा है कि वो फिर से उसने कब्जा कर लिया, वो झूठा है, वो झूठा दावा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहां से हमास बार बार उनको मार के भगा रहा है, वो लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमास वहां घुसने नहीं दे रहा है। वहां पर हमास इजरायली हेलीकॉप्टर गिरा चुका है, हिम्मत नहीं है वहां लोगों की कि उस तरीके से वो नेज़रीम कॉरिडोर पे दोबारा कब्जा कर ले। अगर हमास ने कब्जा करने भी दिया तो आप सोचिए कि उसकी ये चाल होगी, क्योंकि अभी भी हमास ये वेट कर रहा है कि बेटा तुम लैंड इन्वेजन शुरू करो, तुम जमीनी ऑफेंसिव शुरू करो। पिछली बार जो हाल हुआ था, जो 15 महीने का जो जमीनी ऑफेंसिव गाजा में हुआ था, उसमें कितने इजरायली मारे गए आज तक लोग गिन रहे हैं, आज तक नहीं समझ पाए। 10 कोई कहता है 10, कोई कहता है 15, कोई कहता है 20। और आज फिर से अमेरिका के एनवाई विटकॉफ, मैंने आपसे क्या कहा था कि ट्रंप जो भाषा बोल रहा है वो बदलेगी, अब वो बदल गई। ट्रंप के एनवाई विटकॉफ ने आज टकर कार्लसन को जो इंटरव्यू दिया, आज यही मतलब आज हमारा समय करीब दोपहर में, तो मतलब अमेरिका में ये हमारा कल हुआ। अमेरिका में टकर कार्लसन जो कि एक बड़ा सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, जिसने पुतिन का भी इंटरव्यू लिया था, बहुत फेमस, 1 साल पहले, उसने स्टीव विटकॉफ जो कि स्पेशल एनवॉय हैं जिन्होंने सीजफायर करवाए 19 जनवरी वाला, उससे इंटरव्यू किया। विटकॉफ ने पता क्या कहा? विटकॉफ ने कहा हमास कभी खत्म नहीं हो सकता। उसने वही बात कही, हमास इज एन आइडिया, इट इज एन आइडियोलॉजी।
आप एक आइडिया और आइडियोलॉजी को कैसे खत्म कर सकते हो? फिलिस्तीनी आजादी के कॉन्सेप्ट को तुम मार दोगे गोली? ये तो संभव नहीं है। ये जो देखिए बात है, एक तरफ ये, उसके बाद उसने और भी बहुत सारी बातें कही जो हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वो इंटरव्यू था। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू की हालत क्या है? नेतन्याहू को पागल सिद्ध करने इजराइल का जो रूलिंग क्लास उसके खिलाफ है वो लगा हुआ है, पूरी तरह से लगा हुआ है। कितने आज बयान आए कि नेतन्याहू पागल हो जाता है। 7 अक्टूबर 2023 जब हुआ तो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसके बाद जो रोनेन बार को, जो शिनबेत के चीफ को उसने डिसमिस किया, अभी मंडे को शिनबेत चीफ अपने ऑफिस जाएंगे डिसमिसल के बाद, और नेतन्याहू को तो उनका क्या उखाड़ पाएगा? वहां पर पुलिस लगाएगा, फौज लगाएगा, उन पर गोली चलाएगा शिनबेत के एग्जिस्टिंग चीफ पे। ये सब जायनिस्ट है, मैंने हमेशा कहा है। लेकिन आपस की लड़ाई है और इस आपस की लड़ाई को फायदा हमास को हो रहा है, इस आपस की लड़ाई को फायदा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को हो रहा है। इसको आप लोग समझिए, इसको आप लोग समझिए और इस विचार को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस तरह से देखिए आज के दौर में कोई यूट्यूब चैनल इस पे बात नहीं कर रहा है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में जो दिखाई पड़ रही हैं, ऊपर से विपरीत रोज स्थितियां बदल रही हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, चेंज इज द नॉर्म। बदलाव ही एक एब्सोल्यूट है और कुछ एब्सोल्यूट नहीं है। विटकॉफ की आपने बातें सुनी, नेतन्याहू के ऊपर हमले तेज हो गए हैं। रोनेन बार को जो उसने डिसमिस किया, उस पर उसने कहा कि आई हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन हिम। लोगों ने कहा कि अच्छा, इफ यू हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन हिम, तो 7 अक्टूबर को जो हुआ था उसके बाद 15 महीना रखा क्यों उसको? अगर 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 तुम्हारा ट्रस्ट उस पर नहीं है तो उसको निकालना चाहिए था ना उसके बाद तुरंत। यही बात ये जो आईडीएफ के चीफ है हलेवी, इनके ऊपर लागू हो रही है। जितने लोगों को नेतन्याहू ने बाहर किया है या उसने अपने जो उसका खुद का उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो वो खुद फंसा हुआ है, 7 अक्टूबर को खुद उसका फेलियर था क्योंकि सरकार को फेलियर सबसे पहले, तो उसको वो एडमिट नहीं कर पा रहा है कि ऑफिशियली कोई इंक्वायरी बैठाए इजरायली सरकार, उसमें तो वही इंडाइक्ट होगा, उसी को नेतन्याहू पर सारा ब्लेम आएगा कि यही सबसे बड़ा अपराधी है। तो इसलिए वो भी नहीं होने देना चाहता और युद्ध को बढ़ाता जा रहा है। लेकिन देखिए विटकॉफ ट्रंप के जो एनवॉय, उन्होंने सारी पूरे जितने आप सोचिए कि सारे राज खोल के रख दिए। हम देखिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आई है, और मैं जो वेस्ट बैंक में जो हमास ने जो लड़ाई लड़ी है हिलात और सरिथिया में, जनिन में, जिसमें इजरायलियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक खतरनाक प्लॉय एक यूएई का आया, क्योंकि यूएई के माध्यम से इजराइल एक प्लानिंग कर रहा है और उसमें अमेरिका भी लपेट रहा है, लेकिन अमेरिका उसका झांसे में भी आया नहीं। वो प्लानिंग ये है कि नेतन्याहू ने ये कहा है कि अब सोचिए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने हर हालत में नेतन्याहू के प्रति कितनी वफादारी दिखाई। हमास के लोगों को, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के लोगों को मारा, उनको जान से मारा, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। जो खबरें कल मैंने आपको बताया था, जिसमें मुझको वाकई दुख होता, और किसी खबर में दुख नहीं होता, क्योंकि उसमें साफ है कौन गलत है और कौन सही है। हमने सीरिया के मामले में भी साफ है कि जुलानी गलत है, इजराइल के हाथों खेल रहा है, और जो सीरियन रेजिस्टेंस है वो सही है। लेकिन यहां पर पैलेस्टीन अथॉरिटी खुद, जो तुम संघर्ष से निकले हो, यासर अराफात के साथ था महमूद अब्बास गद्दार, और यहां पर इसने कितने सैकड़ों फिलिस्तीनी युवाओं को जो यातनाएं जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेजेंस में दी जा रही हैं, इसका बहुत भयंकर परिणाम होगा। खैर, यूएई के साथ क्या प्रपोजल है? यूएई के साथ ये इजराइल प्लानिंग कर रहा है कि पैलेस्टीनियन, अब सोचिए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसने वफादारी दिखाई, इजराइल उसी को लात मार रहा और मारना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को डिसमेंटल करके, जो वेस्ट बैंक की जो अलग अलग 30 लाख लोग, 30 लाख फिलिस्तीनी वहां रहते हैं, तो अलग अलग जो वहां पर जैसे जनिन है, तुलकरेम है, अलग अलग कैंप्स हैं, पूरे करीब 11 से ज़्यादा वहां पर फिलिस्तीनी कैंप्स हैं, फिर कई गांव हैं, बहुत सारे सैकड़ों गांव हैं वहां फिलिस्तीनियों के, तो उन सब की एक ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाई जाए और उनसे सीधे इजराइल का टच हो और यूएई उसमें मीडिएट करे। ये एक प्लानिंग चल रही। इस तरह की बहुत सारी प्लानिंग गाजा में भी चली थी। गाजा में ये हुआ था कि जो फिलिस्तीनी जो ट्राइब्स हैं, उनके लीडर्स को इन्वॉल्व किया जाए, एक वैकल्पिक लीडरशिप, हमास की जगह एक वैकल्पिक लीडरशिप फिलिस्तीनियों की खड़ी की जाए, जो इजराइल समर्थक को। सब फेल हो गया, सब फेल हो गया। आप तो जानते ही हैं क्या है, हमास वापस आया, हमास सरकार में है गाजा में।
आज के तारीख में भी वेस्ट बैंक में सब कुछ फेल होगा, अंत में 7 अक्टूबर वहां होना है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और सेलाकर हर्तिया में जो जनिन में आज हुआ, जो सिजिल एक्सप्लोजिव से 3 इजरायली वाहनों को उड़ा दिया, कितने सोल्जर उसमें घायल हुए हैं, कितने मारे गए हैं। देखिए हमास ने भी ये कहना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमास इस समय गाजा के सीजफायर को लेके वो एक पूरी राजनीति, नई राजनीति गढ़ रहा है। वो ये चीज अमेरिका तक पहुंच गया है। वो यानी जो सबसे मजबूत दुर्ग है इजराइल का, वहां उसको भेद रहा है हमास। ट्रंप चाहे जो बयान दे, ट्रंप चाहे जितना समर्थन करे इजराइल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अमेरिका का रूलिंग क्लास है, जो इस समय सत्ता में है, और जो एंटी बाइडेन है, एंटी डेमोक्रेटिक जो पूरी फोर्सेस सत्ता में इस समय आई हैं, और जो पूरे जो डेमोक्रेटिक फासिज्म के एजेंडे के खिलाफ है, वो सब इस चीज पे उनका एक मत है कि नेतन्याहू पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और हमास वहां तक पहुंच गया। इसीलिए विटकॉफ ने कहा, विटकॉफ के पहले एडम बोलर ने कहा था। ये सारी चीजें देखिए एक के बाद एक हो रही। तो हमास अभी वेस्ट बैंक में वो कितने इजरायलियों को मार रहा है, इस पे वो एग्जैक्टली नहीं कह सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे तरह के नेगोशिएशन में इन्वॉल्व है। वेस्ट बैंक अच्छा, इजराइल भी उसको एडमिट नहीं कर सकता है कितने लोगों को मारे हैं, कितने लोग रोज मारे जा रहे हैं वेस्ट बैंक में। तो ये जो देखिए पूरी चीज है, इसमें अपर हैंड हमास का है, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का है। अभी तक बताइए वेस्ट बैंक में वही कहानी 2-2.5 महीने हो गए जनिन पे हमला किए हुए, तुलकरेम पे हमला किए हुए, पूरे वेस्ट बैंक में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हजारों लोग डिस्प्लेस्ड हैं, लेकिन इजराइल वहां सेटलमेंट्स नहीं बना पा रहा है। वहां पर वो, क्योंकि जैसे ही उसने एक सेटलमेंट, जूइश इजरायली सेटलमेंट बनाया, वैसे ही वहां पर विरोध शुरू हो जाएगा यूरोप से लेकर तमाम देशों का, और वो चीज वो नहीं झेल रहा है। तो फिर ये सब क्यों कर रहा है? ये सब केवल नेतन्याहू के अपना जो उसका पागलपन है कि हमें किसी भी तरीके से युद्ध की स्थिति बरकरार रखनी चाहिए, उसको कायम रखने के लिए। एक और देखिए खबर बड़ी टर्की के बारे में मैंने आपको बताया था कि अर्दोगन के खिलाफ वहां पर एक विद्रोह जैसी स्थिति बनी हुई है। जो इस्तांबुल के मेयर हैं इमाम गोलू, उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो ये अर्दोगन के खिलाफ जो आने वाले चुनाव है प्रेसिडेंट की, उसमें वो खड़े होने वाले थे। उनको जब गिरफ्तार किया तो जनता सड़क पे आ गई कई जगह। और सबसे जो आश्चर्यजनक बात है, और जो मैंने आपके सामने कहा था कि अभी ये क्लियर नहीं है कि टर्की में ये इजराइल और अमेरिका द्वारा प्रायोजित है प्रदर्शन, कि इनमें अपना एक प्रो पैलेस्टीनियन एलिमेंट है। तो कई जगह प्रदर्शनों में प्रो पैलेस्टीनियन नारे सुनाई पड़े, और यह भी कहा गया कि अर्दोगन ज़ायनिस्ट है। और इसमें सीरिया के अंदर जो अलावाइट्स हैं, जो प्रो रेजिस्टेंस फोर्सेज है, क्योंकि सीरिया में अलावाइट्स जो सीरिया की शिया हैं, सुन्नियों का एक बड़ा हिस्सा, वो सभी के सभी वो लोग फिलिस्तीन के समर्थक हैं। और यहाँ पर ईरान के माध्यम से पैलेस्टाइन में हथियार पहुंचे, इसके लिए अलावाइट्स ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। और अभी देखिए 10,000 अलावाइट्स मार दिए गए, उसी वजह से इजराइल ने मरवाया, एचटीएस के थ्रू। ये जुलानी जो गुंडा मवाली है, इसके माध्यम से मरवाया। अब ये जो देखिए पूरी जो स्थिति है, इसको देखते हुए वहां पर जो टर्की में हो रहा है, क्योंकि टर्की की इजराइल से मिली भगत भी है, लेकिन अंतर्विरोध भी है। और लेकिन जो टर्की की जनता है, वो अगर एर्दोगन के खिलाफ खड़ी होकर ये कहे कि फिलिस्तीन का समर्थन करो, टर्की नेटो का मेंबर है, अगर वो चाहे तो इजराइल को घुटनों पे ला सकता है, क्योंकि उसमें नेटो का आर्टिकल 5 है। टर्की पे अगर इजराइल ने हमला किया, मान लीजिए टर्की आगे बढ़ता है, कुछ इजराइल को उकसाता है, इजराइल को और हमलावर होता है इजराइल के प्रति, इजराइल ने अगर टर्की पे हमला किया तो नेटो के बाकी देश जो आर्टिकल 5 है नेटो का, उसके तरह उनकी बाध्यता है कि वो टर्की को सपोर्ट करे। फिर भी अर्दोगन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो अब देखिए जनता सड़क पे आ गई है। और विटकॉफ ने भी यही बात कही। विटकॉफ, देखिए चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं, और अमरीश मिश्रा स्पीक्स आपको कैसे एकदम अलग अलग चीजें जो लोग जोड़ के नहीं देखते उनको जोड़ के देख रहे। विटकॉफ ने क्या कहा? विटकॉफ ने टकर कार्लसन की इंटरव्यू में ये तो कहा ही कि हमास एक आइडिया है, वो खत्म नहीं हो सकता। दूसरी बात उसने कही, उसने कहा सऊदी अरेबिया में विद्रोह हो सकता है। वही जो बात मैंने आपसे पहले कही थी, वही जो बात मैंने महीनों पहले कही थी, सऊदी अरेबिया में विद्रोह हो सकता है। सबसे वनरेबल इजिप्ट है, क्योंकि इजिप्ट की जो सरकार है वो वहां पर जो पॉपुलर प्रेसिडेंट थे मोर्सी, उनको गिरफ्तार करके वो पूरा आंदोलन दबा के सत्ता में आई है। इजिप्ट में 45% अनएम्प्लॉयमेंट है।
45% अनएम्प्लॉयमेंट इजिप्ट में है, और वहां के जो यूथ है वो नाराज है, वो सड़कों पे आ सकता है। और यूथ के बारे में सऊदी अरेबिया के बारे में विटकॉफ बोला, कभी कोई अमेरिकन, आप बताओ हिस्ट्री में कोई अमेरिकन एनवॉय सऊदी अरेबिया के इस पहलू पे कभी बोला है? कोई नहीं बोला। बाइडेन के समय, ओबामा के समय, हिलरी क्लिंटन के समय, आप देख लीजिए, जॉर्ज बुश के समय कोई नहीं बोला। विटकॉफ ने कहा कि सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो अ यंग नेशन, उसमें जवान लोगों का वो राष्ट्र है, और वहां पर जो यूथ है वो फिलिस्तीन के साथ है, कभी भी वहां विद्रोह हो सकता है, कोई भी स्थिति बन सकती है। और उसने एक वाइडर एक पैनोरामा खींचा और ये कहा कि बहराइन में हो सकता है, और बहराइन में देखिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उसके बाद उसने कहा कि यूएई में हो सकता है, यूएई, जबकि यूएई के साथ अमेरिका की पार्टनरशिप है। और अभी मैंने बताया वेस्ट बैंक को लेकर जो इजराइल एक खेल कर रहा है यूएई के साथ, उसमें अमेरिका को भी इन्वॉल्व करना चाह रहा है। ये जो पूरा एक मानचित्र है जो विटकॉफ ने खींचा, सीरिया को लेकर उसने बिटवीन द लाइन्स कह दिया, सीरिया में जबकि अमेरिकन समर्थित सरकार है एचटीएस की, और वो तो उसने लेकिन कह दिया, उसने कह दिया कि सीरिया अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ। और जब सीरिया स्टेबलाइज नहीं हुआ, क्यों स्टेबलाइज नहीं हुआ? क्योंकि एचटीएस की सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही वहां। एचटीएस की सरकार बुरी तरह से आइसोलेटेड है। वहां पर जिस दिन रेजिस्टेंस एक हुआ, क्योंकि अभी अलग अलग जगह रेजिस्टेंस पनप रहा है, जब वो जैसे ही उसने एकताबद्ध हुआ वो, तो उसके बाद वो पलट देगा, और एकताबद्ध होने की पूरी वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इरानियन फोर्सेस वहां पर हैं। वहां पर जो हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के लोग हैं जो इरानियंस के कोऑर्डिनेशन में हैं, और ये पूरी एक स्थिति बन रही है कि जो रेजिस्टेंस है सीरिया का, जिस दिन वो एक हुआ उस दिन वहां पर कहानी बदल जाएगी। तो ये देखिए विटकॉफ का जो पूरा बयान है, जिस तरीके से विटकॉफ ने बोला है, जो पूरी एक सिचुएशन है, उसमें एक दूसरा पहलू एक और भी है कि ट्रंप देखिए 2-3 दिन से कुछ बोल नहीं रहा है। ईरान के सवाल पे एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि ईरान ने एक लिस्ट जारी की है, और मैं अभी आपको पढ़ूंगा कि वो कौन कौन से यूएस बेसिस हैं जिन पे ईरान हमला कर सकता है अगर ईरान पे हमला हुआ। अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान पे हमला हुआ, तो ईरान ने कहा है कि इजराइल भी हमला कर, इसे ट्रंप ने कहा कि यमन अगर कोई मिसाइल छोड़ेगा तो हम मानेंगे ईरान ने छोड़ी। यमन तो छोड़ा, यमन ने आज भी छोड़ी मिसाइल, तुमने तो नहीं माना कि ईरान ने छोड़ा है। ईरान ने कहा है कि इजराइल मिसाइल छोड़ेगा तो हम अमेरिका को दोष देंगे, यह कहा ईरान ने। और अमेरिका को मतलब, और उसने एक लिस्ट जारी की है ईरान ने कि ये बेसिस हैं जो सीधे उसके टारगेट में, अमेरिकन बेसिस यूएई में है, कतार में है, बहराइन में है, वो सऊदी अरेबिया में है। उसने कह दिया है कि हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम उस समय नहीं देखेंगे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है। अगर ईरान पे अटैक हुआ तो हम सीधे इजराइल के थ्रू हुआ या अमेरिका ने सीधे किया, हम जवाब देंगे। और उसमें देखिए जो कासिम सुलेमानी साहब की जो 2020 में हत्या हुई थी, ट्रंप जब प्रेसिडेंट था, और उनकी बगदाद में अमेरिकन मिसाइल से हत्या हुई थी, तो ऐन अल असद जो अमेरिकन बेस है इराक से लगा हुआ, वहां पर ईरान ने बम्बार्डमेंट किया था। 53 अमेरिकन सोल्जर्स उसमें घायल हुए थे, कई उसमें मारे गए थे। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन में दुनिया बड़े एक इंटरेस्टिंग दौर में गुजर रही है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इसमें रेजिस्टेंस की जीत हो रही है। लेबनान की पूरी स्थिति देखिए, हिजबुल्लाह ने मार दिया। उसके बाद नबी बेरी जो कि शिया स्पीकर हैं लेबनीज पार्लियामेंट के, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीज फायर वायलेशन, हिजबुल्लाह के बारे में बात कर रहे, इजराइल ने 1500 के ऊपर सीज फायर वायलेशन किए, अभी भी 5 जगहों पे इजराइल काबिज है। वो समस्या इसलिए पहले उससे निजात दिलाओ, तब बात करो। कोई मॉरल अधिकार नहीं है हिजबुल्लाह के बारे में बात करने का। और हिजबुल्लाह को किसी ने ब्लेम नहीं किया। जो सुन्नी प्राइम मिनिस्टर है नवाफ सलाम, उन्होंने भी ब्लेम नहीं किया, जोसेफ ऑन ने भी नहीं किया। सबने यही कहा कि इजराइली दोषी है, इजराइली दोषी। और उधर हिजबुल्लाह मार के निकल भी गया। तो ये आप देखिए कि पूरा जो एक 18 मार्च को जो बम्बार्डमेंट शुरू किया था नेतन्याहू ने, कैसे उस पर पूरी तरीके से ये उल्टा पड़ा है। अब देखिए, अब उन बेसिस की जो लिस्ट जो ईरान के पूरे एक टारगेट में है, अल दफरा एयरबेस यूएई, नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहराइन, दिमोना रडार फैसिलिटी जो इजराइल के अंदर है, दिमोना रडार फैसिलिटी, वो भी ईरान के सीधे निशाने पे। नेवल सपोर्ट फैसिलिटी डिएगो गार्सिया जो इंडियन ओशन में है। उसके बाद
मुवाफक सल्ती एयरबेस, मुवाफक सल्ती एयरबेस जॉर्डन, कैंप अरेफजान कुवैत, एन अल असद एयरबेस ईरान। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी है जो तुरंत उसके निशाने पे है। उसके बाद जो सऊदी अरेबिया में है, जो दिजौती में है, मतलब काफ़ी अच्छा। वहाँ देखिए यमन, जो अफ्रीका में बेसिस हैं अमेरिका के, यमन के टारगेट में है वो। यमन से उनका सीधा वहाँ पर यमन हमला कर सकता है, जिबौती वगैरह में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बड़ा वंडेबल बना देती है अमेरिका और इजराइल को। दूसरी बात देखिए, साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर पड़ा कि यूक्रेन के साथ खड़े हो, ये करो वो करो। तो साउथ अफ्रीका ने कहा है कि हम यूक्रेन और इजराइल के साथ खड़े हो। उन्होंने कहा यूक्रेन, और जबकि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में पूरी अपील डाली है, सब साउथ अफ्रीका ने ही सब कुछ किया है, और जो केस पूरा चल रहा है जेनोसाइड का, तो साउथ अफ्रीका ने भी कहा कि हमारे मुश्किल वक्त में रशिया, चाइना और पैलेस्टाइन ये हमारे साथ खड़े हुए थे। ईरान खड़ा हुआ था हमारे साथ, कभी भी अमेरिका नहीं खड़ा हुआ, कभी भी पश्चिम नहीं खड़ा हुआ। हम पश्चिम की बात क्यों सुने? हम पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ हैं, और हम जो भी रेजिस्टेंस की फोर्सेज हैं हम उनके साथ हैं। उसके बाद रशियन यूक्रेन वॉर में देखिए, आज एक जो यूक्रेन का के पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो यूक्रेन के अंदर है, रशिया ने कह दिया है कि युद्ध समाप्त होगा, सीज फायर होगा, जो भी होगा रशिया उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि रशियन ने उसको बनाया, और ये बहुत सच है। रशियन ने बनाया है। यूक्रेन के पास जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, हम उनको बहुत कमज़ोर कर दिया रशिया ने। लेकिन जिस भी स्थिति में है, यूक्रेन पे ये कब्जा करके जब यूक्रेन सरेंडर करेगा या सीज फायर होगा, तब फिर रशिया उस पर पूरी तरह से काबिज होगा। उसके बाद देखिए, जो एक विटकॉफ के इंटरव्यू में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक सामने आई, और विटकॉफ ने ये कहा कि देखिए अमेरिका को लोग समझ नहीं पाए। अमेरिका जो है वो एक कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं है कि एक बार वो एक चीज़ सोचता है तो वही करता है। अमेरिका, वही जो मैंने कहा कि लगातार चेंज कर रहा है। अमेरिका की जो प्रायोरिटी इस समय है वो अपने देश को री इंडस्ट्रियलाइज करना, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है उसको जनरेट करना, जो रियल एस्टेट है उसको फिर से आगे बढ़ाना, क्योंकि बुरी तरह से रियल एस्टेट वहाँ का बैठा हुआ है, वहाँ की इकॉनमी बैठी हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें विटकॉफ ने अपने उसमें कही। और उसने एक चीज़ और कही, उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कही। उसने कहा कि हम लोग सोचते थे कि हमास एक सुसाइडल फोर्स है, यानी वो केवल जान देना जानता है, और हम लोग डरते भी थे इससे। उसने विटकॉफ ने कहा हम लोग डरते भी थे कि ये इस तरह की फोर्स जो केवल जान देना जानती है, वो तो उसकी जीत तो निश्चित है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमास से हमने बात करके ये जाना कि वो जान देने को तो तैयार है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीनी जिंदा रहे। ऐसे लोगों से बात की जा सकती है। अब आप बताओ, ये कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है वो हमास की तारीफ उसने कर दी। अब तो विटकॉफ को हटाओगे? एडम बोलर को तो इजराइल ने ये प्रेशराइज करके हटवा दिया। अब विटकॉफ को कैसे हटाओगे? कितने लोगों को हटवाओगे तुम अमेरिका में? ट्रंप बार बार पीछे से ऐसे लोगों को भेज रहा है जिनकी हमास के प्रति सिंपत्ति है, तुम क्या उखाड़ लोगे? ये देखिए आज का प्रसारण जो हमने आपके बीच एक पूरी तस्वीर रखी। कल हम देखिए निश्चित 2 वीडियो लाएंगे। एक वीडियो 2 बजे दिन में आएगा, और एक वीडियो अभी यथावत जैसे रात में आता है। मैंने जो वेबसाइट पे सारा उस तरह का कंटेंट वो जो चीज़ें आ रही थी, लोगों को ऑब्जेक्शन था, मैंने हटवा दिया है, और उस पर मैं उसके लिंक्स मैंने आज आपको दिन भर डाले। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।